कहते हैं ना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब ऊपर वाला किसी अनजाने को अपना बना देता है। एक बच्चा रोज सुबह सुबह एक करोड़पति आदमी की कार, जो उसके बड़े से घर के बाहर खड़ी रहती थी, उसे चुपचाप आकर साफ कर देता। ना कोई आवाज, ना किसी इनाम की उम्मीद। बस आता, हाथ में एक गीला पुराना कपड़ा लिए, और बड़ी संजीदगी से उस कार को चमकाता। फिर बिना कुछ कहे लौट जाता। उस बच्चे की उम्र मुश्किल से 10 से 11 साल रही होगी। कपड़े मैले कुचाले, चप्पलें घिसी हुई, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत और अपनापन, जैसे वो गाड़ी उसकी नहीं, उसके दिल के किसी कोने की याद हो। लोग अक्सर पूछते, तू क्यों करता है ये सब? कोई तुझे मजबूर करता है क्या? वो बच्चा मुस्कुरा देता, सिर झुका लेता और बस यही कहता, नहीं साहब, मेरा मन करता है, इसलिए करता हूं। उस कार वाले करोड़पति व्यक्ति का नाम था राजीव मल्होत्रा, लखनऊ के मशहूर बिजनेसमैन, जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी और कारोबार था। लेकिन 1 साल पहले की एक दर्दनाक घटना ने उनकी पूरी जिंदगी को झकझोर दिया था। राजीव अब अकेले रहते थे उस बंगले में। बंगला तो बड़ा था, लेकिन उस घर की दीवारें अब किसी की हंसी नहीं सुनती थी, क्योंकि उस एक हादसे ने उनका पूरा परिवार छीन लिया था। राजीव को इस बात का शुरू शुरू में ज्यादा ध्यान नहीं गया। उन्हें लगा कि शायद कॉलोनी का कोई सफाई कर्मचारी उनकी गाड़ी रोज साफ कर देता है। लेकिन जब लगातार 2 हफ्ते तक गाड़ी हर सुबह बिल्कुल चमचमाती हुई दिखने लगी, और एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब उस पर धूल रही हो, तो राजीव के मन में सवाल उठने लगे, आखिर कौन करता है ये सब? और क्यों? एक सुबह जब उन्हें दवाई लाने बाजार जाना था, वो जैसे ही घर से बाहर निकले तो सामने का नजारा देखकर ठिठक गए। एक दुबला पतला लड़का झुके हुए सिर के साथ उनकी गाड़ी को पोंछ रहा था। उसकी छोटी सी काया, हाथ में एक पुराना फटा हुआ कपड़ा और आंखों में एक गहरी परछाई। राजीव कुछ देर वहीं खड़े रहे, फिर पास जाकर बोले, बेटा, तुम मेरी गाड़ी रोज साफ करते हो? बच्चा थोड़ा डर गया, लेकिन बोला, जी साहब। क्यों करते हो? किसी ने कहा है क्या तुम्हें? राजीव की आवाज सख्त नहीं थी, बस हैरानी से भरी थी। बच्चा बोला, नहीं साहब, कोई नहीं कहता, बस मन करता है। ये गाड़ी मेरे पापा की गाड़ी जैसी है। राजीव की आंखें एक पल को झपक गई। क्या मतलब बेटा? बच्चा एक पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मेरे पापा एक अमीर आदमी की गाड़ी चलाते थे साहब। ऐसी ही काली गाड़ी थी। जब घर लाते थे तो मैं और वो दोनों मिलकर उसे सुबह सुबह साफ करते थे। वो मेरी सबसे प्यारी याद है। राजीव की सांस थम गई। उस बच्चे की कांपती हुई आवाज, थरथराते होंठ और भीगी आंखें देखकर राजीव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके टूटे हुए दिल को छू लिया हो। राजीव ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अब तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बच्चे की आवाज और धीमी हो गई। अब इस दुनिया में नहीं है साहब, बीमारी से चले गए, और मां भी कुछ महीनों बाद चली गई। अब मैं अकेला हूं। राजीव चुप रह गए। उनके कानों में अपने बच्चों की हंसी गूंजने लगी, उनकी बीवी की वो मीठी आवाज। उनका अपना बिखरा हुआ अतीत सामने खड़ा था, एक छोटे से लड़के के चेहरे में। राजीव ने गहरी सांस ली और बस वही खड़े रह गए। बच्चा गाड़ी को पूरा पहुंचकर धीरे धीरे चला गया, लेकिन राजीव की आंखें अब भी उसी रास्ते पर लगी थी जहां वो मासूम टूटे पांवों से चला गया था। उन्हें कुछ महसूस हुआ था, जैसे कहीं उनकी खोई हुई दुनिया का एक टुकड़ा फिर से लौट आया हो। उस रात राजीव सो नहीं पाया। बिस्तर पर लेटा रहा, छत घूरता रहा, लेकिन आंखें बार बार उस बच्चे के मासूम चेहरे पर जा टिकती। वो झुकी हुई आंखें, वो टूटी हुई चप्पलें, और वो एक वाक्य, मेरे पापा की भी ऐसी ही गाड़ी थी साहब। राजीव ने करवट बदली, लेकिन जिस दिल ने अपनों को खोया हो, वो करवट बदलने से नहीं सोता। सुबह का उजाला हुआ तो वो उठकर तैयार हो गया। ना दवाई, ना नाश्ता, बस बाहर निकल आया, उसी गाड़ी के पास खड़ा होने। घड़ी में 7 बज चुके थे, और तभी सामने गली के मुहाने पर वही बच्चा आता दिखा, धीरे धीरे चलता हुआ, जैसे हर कदम कोई याद हो रहा हो।
राजीव की आंखें उसे देखती रहीं। बच्चे की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसका चेहरा सक्का गया। वो एक पल को ठिठका, फिर खुद से बोला, शायद आज ये मना कर देंगे। कोई बात नहीं, लौट जाऊंगा। लेकिन राजीव मुस्कुराया और धीरे से कहा, आजा बेटा, आज फिर से गाड़ी चमकानी है ना। बच्चे की आंखें भर आई, लेकिन उसने झुककर सिर हिलाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। राजीव वहीं बैठ गया, उसके पास, बिल्कुल पास। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सागर, बच्चे ने जवाब दिया। कहाँ रहते हो? जहां जगह मिलती है वहीं सो जाता हूं साहब। पढ़ाई करते हो? सागर की आंखें झुक गई। अब नहीं, अब पढ़ाई से क्या होगा साहब, पेट भर जाए वही बहुत है। राजीव की सांसें भारी होने लगी। उसे याद आया, वो खुद भी तो एक वक्त ऐसे ही टूटा था, लेकिन फर्क इतना था कि उसके पास घर था, दौलत थी, नाम था, और ये बच्चा, इसके पास तो सिर्फ यादें थी, वो भी अधूरी। सागर। राजीव ने उसका नाम पहली बार पुकारा। अगर मैं कहूं कि तुम यहीं मेरे साथ रहो, यही इसी घर में, और स्कूल भी जाओ, पढ़ाई करो, और हां, गाड़ी साफ करना तो तुमसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। सागर ने चौंक कर देखा, एक पल को कुछ बोल नहीं पाया, फिर बमुश्किल पूछा, साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे? राजीव का गला भर आया। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगा, तुम्हारी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा, और तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। सागर के हाथ कांपने लगे। उसने कपड़ा नीचे रखा और धीरे से पूछा, क्या मैं यहां सच में रह सकता हूं साहब? राजीव ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। हां बेटा, आज से ये घर तुम्हारा भी है। दोनों रो रहे थे, एक जिसने अपना सब कुछ खोया था, दूसरा जिसने सब कुछ होने के बावजूद अपनों को खो दिया था। उस दिन राजीव ने सागर को नए कपड़े पहनाए, वो कपड़े जो कभी उसके बेटे के लिए रखे थे। और जब सागर ने वो कपड़े पहने तो राजीव की आंखें भर आई। तुझे इन कपड़ों में देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा फिर से मेरे सामने खड़ा है। सागर भी आगे बढ़ा और पहली बार किसी के गले लगते हुए बोला, क्या मैं आपको पापा कह सकता हूं? राजीव की आंखों से आंसू बह निकले। हां बेटा, आज से तू मेरा बेटा है। राजीव ने उस दिन सागर को अपने ही बंगले में एक छोटा सा कमरा दे दिया, जिस कमरे की दीवारों पर पहले उसके बच्चों के खिलौने और फोटो हुआ करते थे। अब वो दीवारें फिर से किसी की सांसों से भर गई थी। सागर के लिए सब कुछ नया था, नया बिस्तर, नए कपड़े, नया टूथब्रश, और यहां तक कि खाने की प्लेट भी स्टील की नहीं, सुंदर चमचमाती थी। वो थोड़ा हिचक रहा था, हर चीज को छूते वक्त डर रहा था, जैसे गलती से कुछ तोड़ दिया तो कोई डांट देगा। लेकिन राजीव हर कदम पर उसे भरोसा दे रहा था। बेटा, ये सब तेरा है, डर मत। अब तुझ पर कोई हक जताने वाला नहीं, अब तुझे सिर्फ प्यार मिलेगा। सागर के लिए वो रात जिंदगी की सबसे सुकून भरी रात थी। छत के पंखे के नीचे साफ चादर पर लेटकर वो सो गया, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के। अगले दिन सुबह राजीव उसे तैयार करा के एक अच्छे स्कूल में ले गया। प्रिंसिपल से बोला, ये मेरा बेटा है, इसका दाखिला करिए, जो भी खर्च हो मैं दूंगा। प्रिंसिपल पहले सागर को देखकर थोड़े हैरान हुए, लेकिन राजीव की आंखों में जो अपनापन था वो सब कह गया, ठीक है मिस्टर मल्होत्रा, आपका बेटा अब हमारे स्कूल का हिस्सा है। सागर की आंखों में चमक आ गई। उसने जैसे अपनी टूटी जिंदगी को फिर से जुड़ते देखा। अब हर दिन सुबह उठकर स्कूल जाना, शाम को घर लौटना और रात में राजीव के साथ बैठकर खाना खाना, यही उसका नया जीवन बन गया था। कभी कभी रात को राजीव उसे पढ़ाते और फिर पुरानी कहानियां सुनाते, वही कहानियां जो कभी उन्होंने अपने बेटे को सुनाई थी। और एक रात जब दोनों एक कहानी सुनते सुनते हंस रहे थे, राजीव ने धीरे से सागर के सिर पर हाथ रखा। बेटा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन तू मेरी टूटी दुनिया को फिर से जोड़ देगा। सागर ने उनका हाथ पकड़ लिया। और मैंने भी नहीं सोचा था साहब कि कोई मुझे बिना मतलब अपनाएगा।
राजीव मुस्कुरा दिया। अब मैं तेरा साहब नहीं, सिर्फ पापा हूं। कुछ महीनों बाद राजीव ने वकील से बात करके गोद लेने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी। कागज तैयार हुए, दस्तखत हुए और कोर्ट के सामने उन्होंने साफ साफ कहा, मैं इस बच्चे को सिर्फ घर नहीं, नाम भी देना चाहता हूं। ये अब सागर मल्होत्रा है। कोर्ट की मंजूरी मिलते ही सागर ने राजीव को गले से लगा लिया। उस गले में कोई औपचारिकता नहीं थी। वो रिश्ता अब सिर्फ नाम का नहीं, आत्मा का था। कई महीने बीत चुके थे। सागर अब पहले जैसा मासूम और सहमा हुआ बच्चा नहीं रहा था। वो अब स्कूल जाने लगा था, अच्छे से पढ़ता, समय पर खाना खाता और सबसे बड़ी बात, अब वो मुस्कुराने लगा था। राजीव के चेहरे पर भी अब वो उदासी कम हो गई थी। कभी जो हर शाम शराब की बोतलों में डूबा करता था, अब वो शामें सागर के होमवर्क और किस्सों में कटने लगी थी। एक दिन राजीव ने सागर से कहा, तैयार हो जा बेटा, आज तुझे एक जगह ले चलना है। सागर हैरान, कहा पापा? राजीव ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। सरप्राइज है। गाड़ी चली। सागर बगल में बैठा था। रास्ते भर पूछता रहा, पापा कुछ तो बताइए ना, कहां ले जा रहे हैं? लेकिन राजीव चुप रहा। उसकी आंखें बाहर की ओर थी, क्योंकि वो उस रास्ते पर लौट रहा था जहां उसकी जिंदगी एक बार थम गई थी। लखनऊ, जहां उसका महल जैसा घर था, जहां उसकी पत्नी, बच्चे, माता पिता की हंसी गूंजती थी। और फिर एक हादसे में सब खत्म हो गया था। गाड़ी जब उस विशाल घर के सामने जाकर रुकी तो सागर की आंखें फटी रह गई। ये घर इतना बड़ा, ये आपका है पापा? राजीव ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। नहीं बेटा, अब ये तेरा है। दरवाजा खोला गया। अंदर ढेर सारे नौकर थे जो अब भी उस घर को संभालते थे, लेकिन घर में रौनक नहीं थी, जैसे कोई बीमार शरीर सिर्फ सांसें ले रहा हो। राजीव सागर का हाथ पकड़कर अंदर ले गया। वो हर एक कोने को देखता रहा, जहां कभी उसके बेटे की साइकिल रखी थी, जहां कभी उसकी पत्नी पूजा किया करती थी, जहां उसके बच्चे दौड़ते थे। हर चीज वैसी की वैसी थी, लेकिन अब उस सूनी हवेली में किसी अपने की सांसें लौट आई थी। राजीव ने सबके सामने कहा, आज से ये मेरा बेटा सागर इस घर का छोटा मालिक है। नौकरों की आंखें भीग गई, क्योंकि उन्हें पता था कि साहब कितने सालों बाद मुस्कुराए हैं। सागर को उस घर के हर कमरे में ले जाया गया, और जब उसे वो कमरा दिखाया गया जिसमें कभी राजीव के बेटे के खिलौने रखे थे, तो वो चुप हो गया। धीरे से बोला, पापा, क्या मैं यही रह सकता हूं? राजीव का गला भर आया। बिल्कुल बेटा, अब ये घर तेरा है और मैं तेरा हूं। उस रात राजीव बहुत देर तक सागर को कहानियां सुनाता रहा। वो वही कहानियां थी जो कभी उसके बेटे ने अधूरी छोड़ दी थी, और सागर उन्हीं कहानियों को सुनते सुनते उसी बिस्तर पर सो गया जहां कभी कोई और बच्चा राजीव की बाहों में सोया करता था। समय बीतता गया और उस टूटे हुए आदमी की जिंदगी में अब हर दिन एक नई सुबह लेकर आता था। सागर अब 18 साल का हो चुका था। उसका चेहरा अब भी वैसा ही मासूम था, लेकिन उसके इरादे अब लोहे जैसे मजबूत थे। वो पढ़ाई में अव्वल था, संस्कारों में गहरा, और अपने पापा को भगवान मानता था। राजीव ने हर दिन, हर पल अपने बेटे की तरह उसे पाला। उसे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो इस घर में आया नहीं था, बल्कि हमेशा से यही का हिस्सा था। और अब तो घर के नौकर भी उसे छोटे मालिक नहीं, राजीव साहब का बेटा कहकर बुलाते थे। सागर का व्यवहार ऐसा था कि हर कोई उसे दिल से अपनाता था। एक दिन राजीव थोड़े बीमार हो गए। डॉक्टर ने कहा, चिंता की बात नहीं, लेकिन उम्र हो चली है, देखभाल की जरूरत है। उसी शाम राजीव अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रहे थे, और तभी सागर उनके पास आया, चाय का कप पकड़ाया और बोला, पापा, एक बात कहूं? राजीव ने मुस्कुराकर कहा, बोलो बेटा। सागर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, आज अगर आप मुझे नहीं अपनाते तो शायद मैं किसी ढाबे पर बर्तन मांज रहा होता या किसी नाली में पड़ा होता, लेकिन आपने मुझे नाम दिया, घर दिया, और वो दिया जो शायद मेरे खुद के मां बाप भी नहीं दे पाते। राजीव का गला भर आया।
आंखों में नमी तैर गई। बेटा, मैंने तुझे नहीं अपनाया, तू खुद ही मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आया था। मैं तो सिर्फ अंधेरे में तुझसे टकरा गया। सागर ने उनका हाथ थाम लिया। पापा, आपने मुझे फिर से जीना सिखाया। अब मेरी बारी है, अब आप आराम कीजिए, मैं सब संभालूंगा। राजीव ने आंखें मूंद ली और पहली बार उन्हें अपने बेटे की मौजूदगी में चैन की नींद आई। कुछ महीने बाद सागर ने पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी संभाल ली। वो अब उतना ही काबिल बन चुका था जितना कभी राजीव का सपना हुआ करता था। लोग आज भी हैरान होते हैं, जो बच्चा कभी टूटी चप्पलों में गाड़ी पहुंचता था, वो आज करोड़ों की कंपनी का मालिक कैसे बन गया। और तब सागर मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, कभी कभी जिन रिश्तों को खून नहीं जोड़ता, उन्हें तकदीर जोड़ देती है। राजीव अब सुकून में थे। सागर अब सिर्फ उनका बेटा नहीं, उनका गर्व बन चुका था। कभी जिस गाड़ी को सागर सिर्फ इसलिए साफ करता था कि वो उसे अपने पापा की याद दिलाती थी, आज वही गाड़ी उसके नए ऑफिस की पार्किंग में लगी रहती है, लेकिन अब वो उसे चलाता है। वक्त ने एक टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ दिया था, और इस बार टूटने का डर नहीं था, क्योंकि इस बार रिश्ता खून का नहीं, आत्मा का था। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां अपने छूट जाते हैं और अजनबी अपनों से बढ़कर बन जाते हैं। दोस्तों, अब आप सभी से एक सवाल, क्या रिश्ते खून से बनते हैं, या वो साथ, वो ममता और वो अपनापन ही असली रिश्ता बन जाता है, जो बिना कहे भी दिल से जुड़ जाता है? और अगर आप राजीव होते तो क्या करते? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सच्ची कहानियां बाय RK को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और रिश्तों की कीमत समझिए। जय हिंद, जय भारत।